तो ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में देखें अगर हम लोग, तो हम लोग हिमांक का औनमन पढ़ लिए थे नहीं, और हिमांक के औनमन के बारे में उसका कहाँ कहाँ उपयोग है उसके वो भी हम लोग पढ़े थे, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, जिसमें आपको प्रतिहीम मिश्रण के बारे में पढ़ाया गया था नहीं, और कुछ क्वेश्चंस उस पर दिए गए थे बनाने के लिए नहीं, तो वो सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों का है ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान रखना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं जी? किस पे? हिमांक के औनमन पे। तो क्वेश्चन आज दे देंगे नहीं, जिसको आप लोग बना के लाइएगा। चलिए, तो परासरण दाब हम लोग पढ़ लें पहले, क्वेश्चन इस पर हिमांक के औनमन पे क्वेश्चन हम दे देंगे, उसको घर से आप लोग बनाएंगे, नहीं बनेगा तो बताएंगे। चलो, परासरण दाब अगला टॉपिक हम लोग का इसमें आता है, परासरण दाब नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो अब ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश किया जाए। देखो तो देखा जाए, चलो यहां से ध्यान दें। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बर्तन है, इस बर्तन में हम लोग यहां लिए हुए हैं पानी नहीं, ये मान लो आपका पानी है, वाटर। वाटर ऐसे कलरलेस होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये व्हाइट कलर का है। किस कलर का है? व्हाइट कलर का। ठीक है, अब इसके वाल से मान लो यहां पर छेद कोई है नहीं, और इस छेद से हम इसके वाल से धीरे धीरे नहीं, ये जो गोल गोल हम खींच रहे हैं, ये आपका क्या है? CuSO4, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ध्यान रखना है। तो वाल से धीरे धीरे ड्रॉप वाइज हम इसके दीवार पर धीरे धीरे CuSO4 गिरा रहे हैं, तो क्या होगा? ये CuSO4 इस पानी के ऊपर जो है जमा होने लगेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे हम लोग का वाटर है जो कि व्हाइट कलर का है, हम वाल से क्या गिरा रहे हैं? CuSO4 गिरा रहे हैं, जिसका कलर क्या है? ब्लू है। हम इसको धीरे धीरे डाल रहे हैं ताकि ये तुरंत पानी में नहीं जाए नहीं, धीरे धीरे इसको हम लोग डाल रहे हैं। तो ये क्या होगा? नीचे वाटर दिखाई देगा और ऊपर आपको CuSO4 दिखाई देगा, यानी आपको दो लेयर दिखाई देगा, एक व्हाइट लेयर दिखाई देगा और एक क्या दिखाई देगा? ब्लू लेयर दिखाई देगा। ठीक, लेकिन कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद सिचुएशन कैसा होगा? देखो तो नहीं, कुछ देर के बाद क्या होगा? ये CuSO4 पानी की तरफ फ्लो करेगा और ये पानी इसकी तरफ फ्लो करेगा, बस में रहे नहीं। और कुछ देर के बाद ये जो आपका कलर दिखाई देगा, ये यूनिफॉर्मली लाइट ब्लू कलर का दिखाई देने लगेगा। ध्यान रखना है, ये CuSO4 जो है ब्लू होता है। ब्लू का मतलब क्या है? डीप ब्लू। ये गाढ़ा नीला होता है नहीं, तो ये डीप ब्लू है और ये व्हाइट था। जब दोनों आपस में मिक्स करेंगे तो अब एक और ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा
पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा, लेकिन वो गाढ़ा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, लाइट ब्लू कलर का बनेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा नहीं। तो यहां पर जो CuSO4 है ये पानी में मिक्स किया, और जो पानी है वो CuSO4 में मिक्स किया। ऐसा क्यों होता है, समझो। पानी जो है ये कम गाढ़ा होता है, कम गाढ़ा, यानी इसका डेंसिटी कम है। और CuSO4 जो है इसको बोल रहा है कि ये ज्यादा गाढ़ा है। तो ज्यादा गाढ़ा का मतलब हुआ कि इसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक, जिसका डेंसिटी कम होता है, ध्यान रखना है, जो लोग हल्के होते हैं, नहीं, जो लोग हल्के होते हैं उनका वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जो जितना ही गाढ़ा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। बस मेरा है, जैसे पेट्रोल और तेल हम लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं और पानी लेते हैं, तो पेट्रोल हल्का होता है और पानी क्या होता है, गाढ़ा होता है पेट्रोल के सापेक्ष में। नहीं, तो पेट्रोल और पानी लेते हैं तो पेट्रोल हल्का और पानी गाढ़ा। तो बताओ पेट्रोल और पानी में किसका वाष्प दाब ज्यादा, पेट्रोल का वाष्प दाब ज्यादा। तो सेम कहानी यहां पर है कि नहीं, हम पानी को बोल रहे हैं कि ये कम गाढ़ा है, नहीं, तो जो कम गाढ़ा होगा उसका वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा, और ये ज्यादा गाढ़ा है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम, वेपर प्रेशर कम होगा। अब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, CuSO4 पानी कांटेक्ट में है और पानी CuSO4 कांटेक्ट में है। जब भी ये दोनों अलग अलग वाष्प दाब रखे हुए हैं और ये दोनों से कांटेक्ट में आएंगे तो ये दोनों अपने वाष्प दाब को बराबर करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, ये दोनों अपने वाष्प दाब को बराबर करना चाहेंगे। वाष्प दाब को बराबर करने के लिए विलय विलायक में घुलता है और विलायक विलय में घुलता है, और कुछ देर के बाद एक ऐसा सॉल्यूशन बनाता है जिसमें पूरे सॉल्यूशन का वाष्प दाब समान जाता है। हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर पूरे सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या हो गया, समान हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं, विसरण। इंग्लिश में कहें तो बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक, तो इसका परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि विसरण किसे कहते हैं, डिफ्यूजन किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग, विसरण एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हम लोग नहीं करवा रहे हैं, ये अपने आप हो जाएगी। बस आप विलायक और विलय को डाल दीजिए, ये अपने आप आपस में मिक्स कर जाएंगे। नहीं, तो विसरण कैसी प्रक्रिया है, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में विलायक का प्रवाह विलय की तरफ और विलय का प्रवाह विलायक की तरफ स्वतः होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। दिक्कत है नहीं, तो विसरण के लिए हम लोग को बोलना है कि यदि विलायक का प्रवाह विलय की तरफ और विलय का प्रवाह विलायक की तरफ स्वतः होने लगे और एक ऐसा विलयन बने जिसका वाष्प दाब क्या हो गया, समान हो जाए, नहीं, तो ऐसे प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ध्यान रखना है, डिफ्यूजन कहते हैं। चलो देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है विलायक तथा विलय दोनों के अवयवी कणों का एक दूसरे के तरफ स्वतः प्रवाह या गमन ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, विलायक तथा विलय दोनों के अवयवी कणों का एक दूसरे के तरफ नहीं स्वतः प्रवाह या गमन ही विसरण कहलाता है। यानी विलायक विलय की तरफ प्रवाह करेगा और विलय विलायक की तरफ प्रवाह करेगा, नहीं, तो ये प्रक्रिया स्वतः होती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। बोलो, बोलने में दिक्कत है? तो विसरण का परिभाषा आपको आता है तो ये आपको लिखने आना चाहिए। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो तो अगले पॉइंट पे आए तो हम लोग को इसमें एक टर्म लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक टर्म लिखा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कहता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। नहीं, तो झिल्ली का मतलब अगर रफ लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब होता है छन्नी। कैसे जैसे आपके यहां चाय छन्नी होता है, नहीं, तो चाय छन्नी भी क्या है, एक प्रकार का मेम्ब्रेन है। क्या है वो, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली। नहीं, तो झिल्ली का मतलब छन्नी। जैसे चाय छन्नी जो होता है उससे हम लोग चाय छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर और चाय नीचे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। सेम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये भी क्या है, एक प्रकार का छन्नी है। मान लो, ये देख लो, एक प्रकार का छन्नी है जिसमें क्या बना हुआ है, छोटा छोटा होल बना हुआ है। इस छन्नी में छोटा छोटा होल बना हुआ है।
नहीं। और इस होल की खासियत क्या है कि इस होल से हम लोगों का सिर्फ विलायक के कण पास कर सकते हैं, सिर्फ विलायक के कण पास कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, विलायक के कण पास कर सकते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन विलय के कण नहीं, लेकिन विलय के कण नहीं। यानी एक ऐसा छन्नी है जिस छन्नी से विलायक तो पास कर जाएगा लेकिन विलय पास नहीं करेगा। यानी इस छन्नी का जो छेद है, इस छेद का साइज उतना ही है कि इससे सिर्फ विलायक पास कर सकता है लेकिन विलय के कण पास नहीं करेंगे। नहीं, जैसे विलायक के रूप में जनरली हम लोग क्या लेते हैं, H2O। नहीं, अब विलय के रूप में मान लो चीनी लेते हैं, C12 H22 O11। तो देखो तो एगो पानी में 2 हाइड्रोजन है आ एगो ऑक्सीजन है, एगो पानी में। आ यहाँ आओ, एगो चीनी में कार्बन कएगो, हाइड्रोजन कएगो, ऑक्सीजन कएगो, 11 गो। तो इन दोनों में अगर एक एक अणु का साइज कंपेयर करें तो दोनों में से किसका साइज बड़ा, किसका साइज छोटा? चीनी का आकार बड़ा है और पानी का आकार क्या है, छोटा है। तो पानी इस छोटे से छेद से पास कर जाएगा लेकिन क्या चीनी पास करेगा? नहीं पास करेगा, ध्यान रखना है। सेम एज एग्जांपल में हम लेते हैं ग्लूकोज, ये भी हमारा विलय के रूप में यूज किया जाता है, C6H12O6। बताओ पानी में पानी का एक कण और ग्लूकोज का एक कण को कंपेयर करें, कौन कण बड़ा है? ग्लूकोज का कण बड़ा है। नहीं, तो ग्लूकोज के कण या क्या इस छेद से पास करेंगे? नहीं। कौन पास करेगा? सिर्फ पानी का कण। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई परिभाषा पूछता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का कोई परिभाषा पूछता है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एक ऐसा झिल्ली जिसके छिद्र से विलायक के कण पास कर जाएं लेकिन विलय के कण पास नहीं करे, ऐसे झिल्ली को ही अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। कहेगा कि नहीं कहेगा? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे झिल्ली जिनसे सिर्फ विलायक के अणु या कण परागम्य होते हैं यानी पास करते हैं, विलय के अणु या कण नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। बोल सकते हैं। अब अर्धपारगम्य झिल्ली कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक, एक कौन होगा? प्राकृतिक, जो नेचर में पाया जाता है, और एक कौन? कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। तो कृत्रिम का मतलब क्या? जिसका निर्माण आदमी करता है, नहीं मैन मेड, जिसका लेबोरेटरी में निर्माण किया जाता है, वो होगा कृत्रिम। और एक है प्राकृतिक, जो नेचर में पाया जाता है। यही ना 2 प्रकार का होगा, ध्यान रखना है। अब प्राकृतिक झिल्ली, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली को हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली कहां देखने के लिए मिलेगा। नहीं, तो ध्यान से अपना चमड़ी को देखिए। आपका जो चमड़ी यहां पर है, ये चमड़ी अर्धपारगम्य झिल्ली है। इस झिल्ली में छोटा सा छेद है कि नहीं है? है। तो आपका चमड़ी भी अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह होता है। ऐसे ही जितने भी जानवर हैं सभी के शरीर पर, नहीं, जो चमड़ी है वो चमड़ी किसका काम करता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या चीज काम करता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। जितने भी जानवर हैं उनके पास जो चमड़ी है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। जितना भी फल है उस फल का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। जैसे नारंगी, नहीं, जिसमें दिखाई देता है वो हम बोल रहे हैं। नहीं, तो नारंगी का ऊपरी लेयर कौन सी है? जो उसका छिलका है वो क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ऐसा नहीं कि सेव में नहीं है, सेव में है अर्धपारगम्य झिल्ली। नहीं, किसी का छेद बड़ा है, किसी का छेद छोटा है, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली हर एक प्रकार के फल, हर एक प्रकार के सब्जी और हर एक प्रकार के जानवर, चाहे आदमी हो चाहे कोई भी जानवर हो, सबके शरीर पर अर्धपारगम्य झिल्ली है कि नहीं है? है। तो नेचुरल समझ में आया? नेचुरल अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो है कि नहीं है, ये समझ में आ गया? नहीं। दूसरा हम लोग का आता है कृत्रिम। नहीं, तो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली जो है, इसमें जो लेबोरेटरी में फिल्टर पेपर यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में जो फिल्टर पेपर यूज किया जाता है वो हम लोग का कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। या लेबोरेटरी में हम लोग एक यूज करते हैं खास प्रकार का पेपर जिसको कहते हैं पर्चमेंट पेपर। क्या कहते हैं? पर्चमेंट पेपर। उसमें वो पेपर टाइप का होता है, उसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं, ध्यान रखना है। तो वो भी पर्चमेंट पेपर कहीं नाम दिखाई दे तो वो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। साथ साथ हम लोग देखें अगर तो कॉपर फेरोसाइनाइड नहीं, या कॉपर फेरीसाइनाइड, ये भी जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में यूज किया जाता है।
तो हम क्या क्या बोले, पॉर्चमेंट पेपर, और क्या कॉपर फेरी साइनाइड या कॉपर फेरोसाइनाइड, ये लोग क्या है, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल हैं। कितना में दिक्कत है, नहीं। प्राकृतिक जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली कौन कौन है, जैसे हम लोग क्या बोले, स्किन, हम लोग का ध्यान रखना है। तो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली में सबसे बेस्ट अर्धपारगम्य झिल्ली जिसका उपयोग लैब में किया जाता है वो है सुअर का ब्लैडर। क्या है वो, सुअर का ब्लैडर, पिग्स ब्लैडर। सुअर का जो ब्लैडर होता है वो बहुत ही अच्छा अर्धपारगम्य झिल्ली है, ध्यान रखना है। और ये प्राकृतिक है और इसका उपयोग कहां किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। ठीक, तो जितना पॉइंट हम बोले देखो, तो सब पॉइंट हम लोग क्या यहां पर है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहां लिखा हुआ है, सब्जियों फलों पर उपस्थित झिल्ली या जानवरों के शरीर पर उपस्थित झिल्ली। तो जानवर में हम लोग भी हैं, अरे हमको नहीं पता है, खोजिए इसको, तो अब सारे जानकारी लेकर बैठे हैं। पिग्स ब्लैडर का उपयोग लैब में किया जाता है, बस ना। तो पिग्स ब्लैडर भी क्या है, एक प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली। अब सुअर का ब्लैडर है, और ब्लैडर क्या होता है, या तो बायोलॉजी वाले से पूछिए, अच्छा नेट पे सर्च कीजिए, सारा कहानी सारे सीख लीजिएगा। चलिए यहां पर आइए, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। अब कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली में क्या लिखा हुआ है, पार्चमेंट पेपर, हिंदी में भी वही बोलेंगे इसको, पार्चमेंट पेपर। और कौन है, सेलोफेन, इसको भी हिंदी में सेलोफेन ही कहते हैं। और कौन एग्जांपल है, कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN6, और क्या है, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो ये सब आपके पूछे जाते हैं। इसमें बार बार कौन पूछा गया है, कॉपर फेरीसाइनाइड, ध्यान रखना है, या कॉपर फेरोसाइनाइड, ये ही हम लोग का बार बार पूछा गया है, याद रहेगा नहीं। तो ये आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगले पॉइंट पे आइए, अगला पॉइंट आपका है ऑस्मोसिस, समझा जाए। यहां देखा जाए तो एक बर्तन हम ले लिए, इस बर्तन के बीचों बीच हम यहां पर एक छन्नी लगा दिए। ये छन्नी कौन है जी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नहीं अर्धपारगम्य झिल्ली। एस मतलब सेमी, पी परमेबल, और एम का मतलब मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए, झिल्ली लगा दिए। इसके बीच में छोटा जगह दिखाई दे रहा है, वो क्या है, इसका छिद्र मान लिए हैं, ध्यान रखना है। अब एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ हम ले लिए, मान लो तनु विलयन, क्या ले लिए, तनु विलयन। तो तनु विलयन में विलय बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो एक तरफ ले लिए तनु विलयन, और एक तरफ हम क्या किए, एक तरफ हम ले लिए सांद्र विलयन, एक तरफ क्या ले लिए, सांद्र विलयन। एक तरफ लिए हैं तनु विलयन, एक तरफ लिए हैं सांद्र विलयन। बीच में क्या लगा हुआ है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ठीक है, अब बताओ तनु विलयन और सांद्र विलयन में किसका वाष्पदाब ज्यादा होता है, तनु विलयन का वाष्पदाब ज्यादा होता है, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में है। तनु विलयन का मतलब क्या, विलय की मात्रा नगण्य है, तो लगभग ये प्योर वाटर मानो, नहीं। इसमें सांद्र का मतलब इसमें पानी और चीनी की मात्रा भरपूर है, ध्यान रखना है। तो ये सांद्र विलयन है। तो इन दोनों में किसका वाष्पदाब ज्यादा, इसका वाष्पदाब यानी इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, और इसका वेपर प्रेशर कम। इतना में दिक्कत है। अब एक का वेपर प्रेशर ज्यादा है, एक का वेपर प्रेशर कम है कि नहीं है, ठीक है। अब ये जो होल बना हुआ है, ये जो होल हम लोग देख रहे हैं, जो जगह खाली है, इस जगह से कौन पास करेगा, विलायक के कण की विलय के कण, विलय के कण। इसमें तो विलय बहुत कम है, इसमें विलय कुछ है, कुछ विलय का फोटो यहां बना दिए, कुछ विलय इसमें है नहीं। अब इस छिद्र से विलायक के कण पास करेंगे, तो विलायक इधर से इधर भी पास करेगा, और विलायक इधर से इधर भी पास करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि इधर का दाब क्या है, ज्यादा, इधर का दाब क्या है, ज्यादा, इधर का दाब क्या है, कम। तो दाब ज्यादा यानी इधर का प्रेशर ज्यादा है, यानी इधर से पानी जाने का स्पीड क्या होगा, ज्यादा। इधर से पानी के स्पीड आने का जो दर है वो क्या होगा, कम। क्या है, क्या इधर का दाब ज्यादा है।
जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से पानी ज्यादा तेजी में जाएगा, तो इधर से पानी ज्यादा तेजी में इधर जाएगा, इधर से पानी कम तेजी में इधर जाएगा। यानी इधर से मान लो कि अगर 10 गो पानी का कण जा रहा है तो इधर से 2 गो पानी का कण इधर जा रहा है। नहीं तो नेट प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? नेट प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ हो रहा है। नेट प्रवाह कहां से कहां हो रहा है? तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ नेट प्रवाह हो रहा है। तो ये जो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ, ध्यान से मेरी बात सुनो, हम क्या बोल रहे हैं? तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक का जो नेट प्रवाह हो रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, इसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। यानी परासरण कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? परासरण कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक का नेट प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो होता है उसी को क्या कहते हैं? परासरण। बोलो दिक्कत है इसमें? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो परासरण का परिभाषा हम लोग को लिखा रहता है ऑस्मोसिस। देखा जाए क्या लिखा हुआ है? शुद्ध विलायक का तनु विलयन से, शुद्ध विलायक का तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा स्वतः प्रवाह या गमन ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है। यह प्रक्रिया सांद्रण समानता तक होती रहती है। जैसे ही एसपीएम के दोनों तरफ सांद्रण या वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या होगी? स्वतः रुक जाएगी। नहीं, जैसे कहने का मतलब एग्जांपल समझो। यहां पर जो हम लोग बोल रहे थे, यहां पर जो हम लोग बोल रहे थे, इसको ध्यान से देखो। इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मान लो इधर का वेपर प्रेशर कितना है? 10, ऐसे ही मान लेते हैं कुछ भी। इधर का वेपर प्रेशर कम है, कितना मान लिए? 8 मान लो, कम मान लिए। इधर ज्यादा है, इधर कम है। तो जब विलायक का प्रवाह इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ घटने लगेगा। और विलायक का प्रवाह जब इधर से इधर की तरफ होगा, नहीं तो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा बढ़ने लगेगा। नहीं तो इसका वेपर प्रेशर 10 था, 10 से घट के हो गया 9। इसका 8 था, 8 से बढ़ के हो गया 9। नहीं, जैसा ही दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, विलायक का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन तक जो हो रहा था वो होता रहेगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी परासरण की प्रक्रिया क्या होगी? रुक जाएगी। परासरण का मतलब समझ आया? परासरण का मतलब क्या है? विलायक का प्रवाह कहां से कहां? तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। यह प्रक्रिया यानी जो परासरण की प्रक्रिया है, ये कब तक चलेगी? जब तक दोनों तरफ का वाष्प दाब बराबर नहीं हो जाए या दोनों तरफ का सांद्रण बराबर नहीं हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे ही दोनों तरफ का सांद्रण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, ये प्रक्रिया रुक जाएगी। बोलो दिक्कत है? तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही चीज हम लोग को यहां से बताया गया कि भाई परासरण क्या है, ध्यान रखना है। चलो अब समझे। अब परासरण की प्रक्रिया जो है आप नॉर्मल लाइफ में खूब देखते हैं। जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपके यहां नारंगी आया, नहीं नारंगी लीजिए, ठीक है, और उस नारंगी को ये आ गया एक बर्तन, इस बर्तन में आ गया पानी, इस पानी में क्या डाल दिए? नारंगी। नारंगी हमने डाल दिए, ठीक है। तो बताइए नारंगी के अंदर भी कोई सॉल्यूशन रहता है कि नहीं रहता है? नारंगी के अंदर भी आपका सॉल्यूशन रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नारंगी के अंदर सॉल्यूशन है, तो नारंगी के अंदर का सॉल्यूशन गाढ़ा है, यानी वो सांद्र विलयन है। ये क्या है? सांद्र विलयन है। और ये आप जो बाहर लिए हुए हैं क्या है? प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। अब बताइए नारंगी के अंदर सांद्र विलयन है और नारंगी के बाहर प्योर वाटर है, तो बताइए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये बताइए कि विलायक का नेट प्रवाह कहां से कहां होता है? प्योर वाटर से, यानी कि प्योर वाटर से सांद्र विलयन की तरफ प्रवाह होगा कि नहीं होगा?
यानी बाहर का जो पानी है वो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, ये जो नारंगी का ऊपर का छिलका है वो क्या है, एसपीएम है कि नहीं है। तो नारंगी के जो ऊपर वाले छिलके हैं, इस छिलके के माध्यम से नारंगी के अंदर बाहर से पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये नारंगी पचकेगा कि फूल जाएगा, फूल जाएगा। नहीं, इसीलिए जो फल वाला होता है वो हमेशा पानी मारते रहता है। नहीं, पानी मारता रहेगा नहीं तो आपका जो फल है ये ऑस्मोसिस का प्रक्रिया करेगा, क्योंकि नारंगी के अंदर भी विलयन है नहीं, और वो गाढ़ा विलयन है, और वो पानी मारा तो पानी क्या हो गया आपका, तनु विलयन हो गया। पानी मारेगा तो विलायक का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन तरफ होगा, तो नारंगी साहब हमेशा फूले हुए दिखाई देंगे, फ्रेश दिखाई देंगे। बस समझ में आ रहा है, उनका वजन भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। बस में आ रहा है, दिक्कत है इसमें। तो ये क्यों हो रहा है, परासरण की प्रक्रिया के कारण। या परासरण की प्रक्रिया आप ऐसे भी देखते हैं, घर में किशमिश होगा नहीं, किशमिश को उठाकर पानी में डाल दीजिए नहीं, तो किशमिश के अंदर का सॉल्यूशन जो होता है गाढ़ा होता है, अब पानी में डालिएगा तो पानी है तनु विलयन, विलायक का प्रवाह केने से केने होगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। तो बताइए किशमिश पचकेगा कि फूल जाएगा, फूल जाएगा। देखते हैं पूरा एकदम मीठी चीज किशमिश पूरा मोटा ताजा हो जाता है, नहीं होता है। ये समझ में आ रहा है। तो परासरण की प्रक्रिया जो है वो हर जगह होती है, ध्यान रखना है। हम लोग नहाते हैं नहीं, तो नहाने से भी परासरण की प्रक्रिया होती है कि नहीं होती है, होगी। जैसे गदहा सब समझो कि तुम लोग नदी में कूद गया, कहां गया, नदी में कूद गया। यहां तैरने सबको आता है ना, नहीं, बताइए बहुत गदहा है जिसको तैरने नहीं आता है। नहीं, तो मान लीजिए आपको तैरने आता है और आप नदी में कूद गए, तो नदी में कूद गए तो नदी का पानी आपके लिए काम करेगा तनु विलयन की तरफ, और आपके बॉडी के अंदर खून है कि नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा, सांद्र विलयन की तरफ। तो आपके बॉडी के अंदर का विलयन है सांद्र, बॉडी के अंदर का विलयन सांद्र, और बाहर जिस पानी में कूदे हैं वो क्या है, तनु। तो विलायक का प्रवाह कहां से कहां, तनु से सांद्र। तो पानी आपके बॉडी के अंदर इस छिद्र के माध्यम से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो जितना ही पानी आपके बॉडी के अंदर जाएगा, परासरण की प्रक्रिया आपके बॉडी की उतनी अच्छी रहेगी। परासरण की प्रक्रिया जितनी अच्छी रहेगी आप उतना ही ज्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रहिएगा। बस में, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट को जितनी पानी की आवश्यकता होगी वो उतना पानी नदी में से क्या करेगा, खींच लेगा। नहीं, और ये कब तक खींचता रहेगा, जब तक अंदर का वाष्प दाब और बाहर का वाष्प दाब बराबर नहीं हो जाए। तो आप नदी में से नहा के 1-2 घंटा में निकलिए आराम से, तो आप पचक जाइएगा, फूल जाइएगा। तनी मनी नहीं, तनी मनी क्या होगा, फूल जाइएगा। ध्यान रखना है। आप वेट कर सकते हैं, एकदम धूप में सूखे हुए अपना वजन कर लीजिए, और पानी में नहाने के बाद अपना वजन कीजिए, आपका वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, इसमें दिक्कत है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़े। अब यहां पर एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नहीं इसको थोड़ा समझे क्या लिखा हुआ है। 2 अंडों को डाइल्यूट HCl में डालकर उनके बाहरी लेयर को हटा दिया गया। एक अंडे को डिस्टिल जल में रखा गया तथा दूसरे अंडे को NaCl के संतृप्त विलयन में रखा गया। अंडों में आने वाले परिवर्तन को समझाएं, अंडों में आने वाले परिवर्तन को समझाएं। देखिए क्या कहानी है। कहानी है कि आपका एक बर्तन और ये लिया गया दूसरा बर्तन, 2 बर्तन लिया गया। ये जो बर्तन है इसमें लिया गया है डिस्टिल्ड वाटर, का मतलब होता है प्योर वाटर। कौन वाटर लिया गया, प्योर वाटर। और इसमें एगो अंडा डाल दिया गया, नहीं इसमें एगो अंडा डाल दिया गया। यहां आइए, यहां भी हम पानी लिए हुए हैं, लेकिन ये पानी जो है ये प्योर वाटर नहीं है। इस पानी में आपका पर्याप्त मात्रा में, यानी पूरा भरपूर मात्रा में क्या है, नमक है। यानी यहां पर क्या है, विलयन में वाटर, और प्लस में क्या है, नमक, NaCl। क्या है, NaCl, भरपूर मात्रा में नमक है। अब आप क्या किए, एक अंडा इसमें डाल दिए, एक अंडा इसमें डाल दिए। ध्यान रखना है। नहीं तो अंडा के अंदर लिक्विड होता है कि नहीं होता है, होता है। ध्यान रखना है। तो इस अंडे के अंदर भी लिक्विड है। तो इसको जब इस अंडे को जब आप प्योर वाटर में डालिएगा, तो प्योर वाटर में इस अंडे के अंदर का जो लिक्विड है ये काम करेगा सांद्र विलयन की तरफ। कैसे काम करेगा, सांद्र विलयन की तरह ये काम करेगा। तो इस पानी में
विलायक का प्रवाह बाहर से अंदर की तरफ होगा। जब बाहर से अंदर की तरफ होगा तो इस केस में जो अंडा है ये क्या होगा, फूल जाएगा। क्या होगा, फूल जाएगा। यहां आइए, यहां पर नमक को ध्यान से पढ़िए। नमक क्या बनाया गया है, संतृप्त विलयन। तो यहां पर ये संतृप्त विलयन यानी यहां नमक भरपूर मात्रा में है। तो अब ये बाहर वाला हो गया सांद्र विलयन, बाहर वाला हो जाएगा। जब भी संतृप्त विलयन लिखे तो समझ लेना है कि बाहर वाला विलयन क्या है, सांद्र विलयन। आई जो अंदर वाला विलयन है ये हो जाएगा, अब इसके सापेक्ष में ये हो जाएगा तनु विलयन। तो अगर ये तनु विलयन है तो अब बताओ क्या होगा, विलायक का प्रवाह अंदर से बाहर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। जब विलायक का प्रवाह अंदर से बाहर होगा तो अंडा सिकुड़ जाएगा। अंडा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो यही ये पूछ रहा था कि आप एक अंडे को रखे हैं डिस्टिल्ड वाटर में, प्योर वाटर में, और एक अंडे को रखे हैं नमक के संतृप्त विलयन में। तो बताओ इन दोनों अंडों में क्या बदलाव आपको दिखाई देगा। नहीं तो पहले केस में अंडा फूल जाएगा और दूसरे केस में अंडा पचक जाएगा। बोल रहा है कि समझाना है, यानी कैसे ये हुआ, तो आपको समझाना होगा कि पहले केस में बाहर का जो विलायक है वो तनु विलयन की तरह काम करेगा और अंडे के अंदर का विलयन सांद्र विलयन की तरह काम करेगा। और हमें पता है कि विलायक का नेट प्रवाह कहां से कहां होता है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। तो इस केस में बाहर से विलायक का प्रवाह अंदर की तरफ होगा, इसलिए अंडा फूल जाएगा। यहां पर आएंगे, इस केस में संतृप्त विलयन लिया गया है NaCl का और उसमें अंडे को डाला गया है। तो यहां पर बाहर का विलयन सांद्र विलयन हो जाएगा और अंडे के अंदर का विलयन तनु विलयन हो जाएगा। तो यहां विलायक का प्रवाह अंडे के अंदर से बाहर की तरफ होगा। जब अंडे के अंदर का लिक्विड बाहर निकलने लगेगा तो अंडा पचक जाएगा, सूख नहीं जाएगा। कौन 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 सूख जाएगा, नहीं सूखेगा नहीं, पचक जाएगा। बस में है ना, इतना में दिक्कत है, लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढंग से लिख के लाना है। अरे सर आए, बॉयल करके नहीं डाला गया है, सिर्फ उतना ही बॉयल किया गया है, सिर्फ उतना ही बॉयल किया गया है कि खाली ऊपर वाला जो लेयर है ना, ऊपर लेयर वो खाली जम जाए और अंदर का पदार्थ जो है कौन फॉर्म में रहे, लिक्विड फॉर्म में रहे। नहीं, उतना नहीं गर्म कर देना है कि जो पीआर का पोर्शन होता है, नहीं वो पीला वाला पोर्शन जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट कर जाए, वैसा नहीं करना है। ध्यान है ना, ठीक है। जैसे पोच खाते हैं, तब पोच खाते हैं तो कुछ लोग पोच को पूरा सुखा के खाते हैं, नहीं पूरा गर्मा के पूरा एकदम पीला वाला पार्ट को भी हार्ड कर देते हैं। और कुछ लोग पोच खाते हैं कि बस ऊपर वाला लेयर जो है वो क्या हो जाए, जम जाए, और अंदर वाला लिक्विड लिक्विड फॉर्म में रहे, और चम्मच से निकाल निकाल खाते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम यहां पर पीला वाले पोर्शन को क्या किए हैं, लिक्विड फॉर्म में रखे हैं। ठीक, हाँ। और कोई क्वेश्चन है, वो बॉयल करते हैं तो वो बॉयल करते हैं, वो ऑस्मोसिस थोड़े ना कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये ठंडा पानी यूज किया गया है। आप गर्म पानी में अंडा को डालिएगा तो जम जाएगा। अंडा की खासियत क्या है, गर्म करने पर वो क्या होता है, जम जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात अलग है, वो बात अलग है। वहां पर आप पानी को गर्म करिएगा तो अंडा क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और यहां पर हम दोनों जो पानी लिए हैं दोनों ठंडा लिए हैं, एक प्योर पानी, एक प्योर पानी और नमक। ये भी पानी ठंडा है, ये भी पानी ठंडा है, और उसमें 2 अंडा डाल दिए। नहीं, क्या किए हैं, थोड़ा सा पानी को बॉयल कर दिए हैं और बॉयल थोड़ा सा उसको बॉयल करके ऊपर लेयर हटा दिए हैं और अंडे को दोनों ठंडे पानी में डाल दिए हैं। ठीक है, तो अंडे को बॉयल करना है तो गर्म पानी में डालिए। नहीं, ध्यान रखना है, थोड़ा सा बॉयल करना है तो थोड़ा सा गर्म कीजिए, पूरा बॉयल कर दीजिएगा तो पूरा वो जम जाएगा। चलिए, आरबीसी, आरबीसी को हम थोड़ा पढ़ा जाए, क्या लिख रहा है, रेड ब्लड सेल। ध्यान से पढ़िए, आरबीसी के अंदर भी एक प्रकार का विलयन होता है जिसकी सांद्रता कितनी होती है, 0.91% होती है। तो 0.91% का मतलब क्या हुआ,
100 ग्राम विलयन में 0.9 ग्राम विलय है, 91 ग्राम विलय है, ध्यान रखना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बोला गया था कि यहां से एक सॉल्यूशन लिए हैं जिसके आपको बोला गया कि सॉल्यूशन जो है कितना है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और इसमें विलय की मात्रा भी दे दी गई है 0.91 ग्राम। 100 ग्राम विलयन में विलय कितना है, 0.91 ग्राम। और इसमें बोल रहा है कि ऐसे विलयन में, ऐसा जो विलयन है, इस विलयन में हम आपका रेड ब्लड सेल, ये जो है क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल को डाल दिए। अब ये जो आरबीसी हम लोग डाल दिए, तो बताओ ये आरबीसी फूल जाएगा कि पचक जाएगा, बोलिए। फूल जाएगा, काहे फूल जाएगा, है गाढ़ा कैसे है भाई। आरबीसी के अंदर का सांद्रता कितना है, यानी इसके अंदर का सांद्रता 0.91% है। अब बाहरों का सांद्रता कितना है, 0.9 है। समझ में आ रहा है, तो ना फूलेगा ना पचकेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको याद रखना होगा कि आरबीसी के अंदर का सांद्रता होता कितना है, ये एक्सपेरिमेंटल है, कितना होता है, 0.91% होता है। अगर इसको आप ऐसे विलयन में डाल दीजिएगा जिसका सांद्रता भी 0.91% है, नहीं तो आरबीसी ना ही स्वेल करेगा और ना ही श्रिंक करेगा, ना ही फूलेगा ना ही पचकेगा। इसका आंसर समझ में आया क्या होगा। चलिए यहां पे अब लिखा हुआ है, फिर से एक क्वेश्चन आया, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। आरबीसी में क्या परिवर्तन होंगे यदि आरबीसी को 1% NaCl विलयन में रखा जाए। नहीं तो सोचो, ये हो गया बर्तन, और इस बर्तन में ध्यान समझो आरबीसी डाल दिया गया। आरबीसी के अंदर का सांद्रता कितना है, 0.91, और इसका बाहर सांद्रता कितना है, 1%। तो किधर का सांद्रता ज्यादा है, आरबीसी का कि बाहर का, बाहर का। तो इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि इसके सापेक्ष में इसका मात्रा कम है, तो ये होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। विलायक का प्रवाह केने से केने, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड। तो बताओ अंदर से बाहर की तरफ विलायक निकलेगा, तो ये क्या होगा, पचकेगा, फूल जाएगा, पचक जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। या पचक जाएगा। ये समझ में आ रहा है। अगला केस क्या होगा, फूल जाएगा। अगला केस में क्या होगा, फूल जाएगा। 0.5% NaCl विलयन रखा गया, और इसका आरबीसी का फिक्स है 0.9, तो इसका 0.9 है और इसका 0.5 है। तो अभी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, और बाहर हो जाएगा डाइल्यूट। नहीं तो बाहर से अंदर विलायक का प्रवाह होगा और क्या होगा, फूल जाएगा। तो उसको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको लिख के लाना है। देखा जाए, जब परासरण की प्रक्रिया किसी सेल में होती है, जब परासरण की प्रक्रिया कहां होती है, किसी सेल में होती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। हिंदी में कहें तो पढ़ लीजिए, कहते हैं, नहीं बहुत भयंकर नाम है। चलिए, परासरण की प्रक्रिया के कारण सूखे हुए सब्जी तथा फल फूल क्या होते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। नहीं, सूखे हुए फल फूल सब्जी जो हैं परासरण की प्रक्रिया के कारण क्या होते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। उन पर पानी डालिए, वो फ्रेश हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट यहां लिखा हुआ है इंडोऑस्मोसिस। नहीं, या उसी को कह रहे हैं हिंदी में अंतः परासरण। अंतः परासरण किसे कहते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। जब विलायक का प्रवाह बाहर से सेल के अंदर हो, बाहर से कहां हो, सेल के अंदर हो, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अंतः परासरण कहेंगे। नहीं, यानी कि बाहर से सेल के अंदर अगर विलायक जाए तो वो कहलाएगा अंतः परासरण। अब क्या है, बही, नहीं लिखा हुआ बही परासरण। तो बही परासरण का मतलब अंदर से बाहर आए। नहीं, ध्यान रखना है, तो वही लिखा हुआ है, जब विलायक का प्रवाह सेल के अंदर से
बाहर की तरफ हो एसपीएम के द्वारा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बहिःपरासरण कहते हैं। इसमें दिक्कत है? तो अंतः का मतलब हुआ बाहर से अंदर जाए, और बही का मतलब हुआ अंदर से बाहर आए। तो ये हम लोग का हो जाएगा एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। नहीं, यानी परासरण में और विसरण में क्या अंतर है वो आपको लिखा हुआ है, तो ये आप अपने से पढ़ सकते हैं। नहीं, जो डिफरेंस लिखा हुआ है इसको अपने से आप पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं आप। चलिए, एक बर्तन लिए हैं, इसमें ये क्या है? एसपीएम। इधर लिए हैं इधर ले लेते हैं, बोलिए क्या लें? बताइए, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा कि कम? प्रेशर इसका ज्यादा होता है। इसका प्रेशर मान लेते हैं 10, मान लेते हैं 8, ठीक है? ये माना हुआ है, ऐसा नहीं कैसा ही होता है, ठीक है? 10 उधर 8। चलो, अब दोनों का प्रेशर अलग अलग है, तो यहां परासरण की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी। किधर से किधर होगा? तनु से सांद की तरफ होगा ना? दिक्कत है? चलो, अब हम क्या करते हैं, इधर साइड एगो पिस्टन लगा दिए। नहीं, ये हमारा क्या है? पिस्टन। ध्यान रखना है, पिस्टन का मतलब इसको पकड़ के हम नीचे दाब सकते हैं, नहीं, या उठा सकते हैं, ध्यान रखना है। अब इस पिस्टन से हम थोड़ा इसको दाब दिए, इधर का प्रेशर अभी कितना था? 8। इस पिस्टन पर हम प्रेशर लगा दिए 2 का। कितना लगा दिए? 2 का। तो अब इधर का प्रेशर कितना हो गया? 10। 8 और 2 10 हो गया कि नहीं हो गया? इधर का प्रेशर कितना है? दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो गया। तो अब बताइए परासरण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो यहां पे परासरण की प्रक्रिया को आप रोक दिए कि नहीं रोक दिए? रोक दिए ना भाई। पिस्टन पे प्रेशर लगा के आप क्या किए? परासरण की प्रक्रिया को रोक दिए। तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन की तरफ, कहां पे? सांद्र विलयन की तरफ जो हम न्यूनतम दाब लगाते हैं, जो न्यूनतम दाब लगाते हैं, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। उसी दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब। ठीक, फिर से बोले, क्या बोल रहे हैं? परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन की तरफ जो न्यूनतम दाब लगाया जाता है, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। ये परिभाषा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या इसी बात को ऐसे बोले, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए सांद्र विलयन की तरफ जो न्यूनतम दाब लगाते हैं, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। नहीं, तो यहां पर जो 2 लिखा हुआ है, यही क्या है? हमारा परासरण दाब। क्योंकि इतना ही प्रेशर लगा देने से परासरण की प्रक्रिया क्या हो गई है? रुक गई है। तो 2 से ज्यादा लगाएं, कम लगाएं, कि एकदम एक्यूरेट 2 लगाएं? एक्यूरेट 2 लगाएंगे, ध्यान रखना है, ना ज्यादा ना कम। दिक्कत? चलिए, तो ये पॉइंट भी आप समझ गए। देखा जाए क्या लिखा हुआ है।
ऑस्मोटिक पे देगा परिभाषा। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब ही परासरण दाब कहलाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, परासरण दाब को कौन चीज दिखाते हैं? पाई से। परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं, यह बात याद रखना होगा। किसी विलयन के परासरण दाब का प्रयोगात्मक निर्धारण करने के लिए बर्कली एंड हार्टली मेथड सर्वश्रेष्ठ है। यानी ये जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े कि यहां पे पिस्टन लगा दिए थे, अभी लगाए थे कि नहीं लगाए थे? और पिस्टन पे एक प्रेशर लगा रहे थे, नहीं? तो ये मेथड किसने बताया है? बर्कली एंड हार्टली। ध्यान रखिएगा। तो ये पूछ देता है कि भाई कि परासरण दाब बताने के लिए नहीं किसने बताया था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखो तो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये बताओ, इधर का प्रेशर क्या ज्यादा, इधर का प्रेशर अभी कम है? नहीं, इधर का प्रेशर मान लेते हैं 10, इधर का 8। अब यहां पर पिस्टन लगा दिए, इस पिस्टन पे प्रेशर लगा दिए 4। कितना लगा दिए? 4। तो अब बताओ इधर का टोटल प्रेशर कितना हो गया? कितना हो गया? 12। तो अब प्रेशर इधर, अब प्रेशर नहीं नाउ, इधर का प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। इधर का प्रेशर अब क्या हो जाएगा? होगा। तो बताओ इधर का प्रेशर ज्यादा अगर हो जाए और इधर का प्रेशर कम हो जाए तो विलायक का प्रवाह सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? होने लगेगा। नहीं, अपने मन से अगर होगा तब तो तनु विलयन सांद्र विलयन होगा। लेकिन हम लोग चाहें कि विलायक का प्रवाह सांद्र से तनु करवा देते, करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं। कहां ही करना है? सांद्र विलयन की तरफ पिस्टन पता नहीं कस के दबा दीजिए। नहीं, कस के दबाइएगा तो इधर का दाब बढ़ जाएगा, तो इधर से विलायक इधर जाने लगेगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को विपरीत परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं तो कोई पूछता है कि विपरीत परासरण क्या है? विपरीत परासरण क्या है? तो हम बोलेंगे कि सांद्र विलयन की तरफ, सांद्र विलयन की तरफ परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दीजिए। अगर परासरण दाब लगाते कितना लगाते? दोनों का बराबर करने के लिए कितना लगाते? 2। तो 2 जो होता है वो क्या होता? परासरण दाब। लेकिन क्या हम यहां परासरण दाब के बराबर दाब लगाए हैं, कुछ ज्यादा दाब लगाए हैं? ज्यादा। तो यदि सांद्र विलयन की तरफ परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया जाए तो विलायक का प्रवाह सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ होने लगेगा। इसी प्रक्रिया को विपरीत परासरण कहते हैं। ऐसा बोले तो दिक्कत है, तो देखिए वैसा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। विपरीत परासरण या उसी को प्रतिलोम परासरण भी कहा जाता है। यदि सांद्र विलयन पर परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाया जाए तो विलायक का प्रवाह सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ होने लगता है, अर्थात परासरण की प्रक्रिया विपरीत हो जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण या विपरीत परासरण कहते हैं। इतना में दिक्कत है? तो इतना पॉइंट याद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम लोग परासरण पढ़े, परासरण दाब पढ़ लिए, नहीं प्रतिलोम परासरण भी हम लोग पढ़ लिए। अब प्रतिलोम परासरण का थोड़ा इंग्लिश ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में लिखना क्या लिखेंगे? आरओ। नहीं, यानी कि घर में जो हम लोग आरओ लगाते हैं, घर में जो आरओ लगाते हैं वो इसी सिस्टम पर काम करता है। घर में जो आप लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? आरओ। आरओ लगा दिए हैं, आरओ लगा देते हैं। आरओ क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा क्या किया जाता है? गंदे पानी को साफ किया जाता है। नहीं, ये मान लीजिए कि इधर कौन है? गंदा पानी। सांद्र विलयन का मतलब क्या? गंदा पानी। गंदा पानी में क्या होता है? पानी रहेगा, पानी के साथ बहुत सारा गंदगी रहेगा, तो गंदा पानी। नहीं, उस आपका जो आरओ लगा हुआ है उस आरओ में एक तरफ क्या लगा रहेगा? पिस्टन। पिस्टन क्या करेगा? इसको दबाएगा। यहां क्या लगा हुआ है? छन्नी। क्या लगा हुआ है? छन्नी। जब पिस्टन इसको दबाएगा तो क्या होगा? इस छन्नी से पानी पास करेगा कि गंदगी पास कर जाएगा? खाली विलायक पास करेगा, खाली पानी, शुद्ध पानी पास करना शुरू कर देगा, और जितना गंदगी होगा वो इसमें इकट्ठा होता जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो गंदे पानी को साफ करने के लिए भी विपरीत परासरण का उपयोग किया जाता है। गंदे पानी को साफ पानी में बदलने के लिए भी विपरीत परासरण का उपयोग किया जाता है। ये बात समझ में आई? दिक्कत है?
चलिए यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा हुआ है? समुद्री पानी। तो समुद्री पानी में कौन सी होता है? पानी और नमक। यहां पर ही कौन सी लगा हुआ है? एसपीएम। अब बताइए इधर क्या लगा दें? इस पिस्टन पे प्रेशर क्या लगाएंगे? ज्यादा। कितना? परासरण दाब से ज्यादा। परासरण दाब से क्या लिखें? ज्यादा। परासरण दाब से ज्यादा दाब इधर लगा दो, समुद्री पानी भर दो, इधर घर का पानी भर दो। नहीं, और क्या करो, इस पर परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दो, यानी इसको कस के दबाना शुरू करो। तो दबाएंगे तो इधर का पानी इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्या नमक भी जाएगा? नहीं, नमक नहीं जाएगा। नहीं, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? समुद्र के पानी में से पानी को और नमक को अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं। तो पूछा जाता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रक्रिया से आप क्या क्या कर सकते हैं? तो गंदा पानी को साफ कर सकते हैं। नहीं, समुद्री पानी में से समुद्री पानी को और नमक को अलग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो आप पानी का यूज कर लीजिए, नमक का यूज कर लीजिए, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हम लोग क्या हुआ? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इतना बात में दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।